एकलव्य स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है और दोस्तों आज इस पार्ट में हम देखेंगे शॉक थेरेपी। इससे पहले मैंने 2 पार्ट बनाए थे। अगर आपने हमारे वो पार्ट नहीं देखे तो आप उन्हें पहले देख लीजिए ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो अब हम देखेंगे शॉक थेरेपी। तो इसके बारे में मैं पहले आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्या हुआ था जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था, उसके बाद दुनिया में ये विचारधारा जो समाजवाद साम्यवाद वाली थी, उसका जो महत्व था वो पहले के मुकाबले कम हो गया था। हालांकि अब पूर्व सोवियत संघ के देश यानी जो पहले सोवियत संघ में शामिल थे वो ही अपने साम्यवाद और समाजवाद को ऐसी नज़रों से देखने लगे थे, शक की नज़रों से। उन्हें ऐसा लगता था कि हमारी जो साम्यवादी व्यवस्था है इसने ही हमें आज हाशिए पे ला के खड़ा कर दिया, यानी इस हालात पे ला के खड़ा कर दिया है। इसके बाद दोस्तों फिर इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये सोचा कि अगर हम पूंजीवाद को अपनाएंगे तो हम भी अमेरिका या पश्चिमी देशों की तरह डेवलप हो जाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं इन्होंने पूंजीवाद को अपनाया, क्या हुआ। इसी पूंजीवाद को अपनाना यानी साम्यवाद को छोड़कर पूंजीवाद की ओर संक्रमण, यही जो सिस्टम था ये शॉक थेरेपी कहलाया। तो आप यहाँ स्क्रीन पे देखिए आंसर। सोवियत संघ के विघटन के बाद पूर्व सोवियत संघ के देशों यानी जो पहले सोवियत संघ में थे देशों को अब समाजवाद व्यवस्था को छोड़कर पूंजीवाद व्यवस्था की तरफ मुड़ना था। अब इन्हें क्या करना था, समाजवाद साम्यवाद की व्यवस्था को छोड़ना था और पूंजीवाद को अपनाना था। रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में इसी पूंजीवाद को अपनाने के लिए एक विशेष मॉडल अपनाया गया। तो ये देखो दोस्तों, मैंने रेड पेन से लिख रखा है, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी आघात पहुंचाकर उपचार करना कहा गया। तो इसके तहत क्या था कि अब इस शॉक थेरेपी के तहत सभी देशों को अब ये चीज़ें अपनानी ही थी। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया हमारा शॉक थेरेपी। आगे क्या है कि अब मैं तुमको एक क्वेश्चन ये बताता हूँ, आप स्क्रीन पे देखो ध्यान से कि शॉक थेरेपी को अपनाकर पूर्व सोवियत संघ के देशों ने क्या बदलाव किए। पूर्व सोवियत संघ का मतलब है कि पहले जो सोवियत संघ में थे, अगर उन देशों ने अब शॉक थेरेपी अपना ली है तो शॉक थेरेपी को अपनाने के बाद उन्होंने अपने देशों में अपनी अर्थव्यवस्था में किस तरह का बदलाव करा। तो दोस्तों देखो उसका पहला पॉइंट कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, हम जानते ही हैं। सेकंड पॉइंट है निजी स्वामित्व को अपनाया गया। ये भी बात बिल्कुल क्लियर है कि दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो पूंजीवाद होता है उसमें निजी स्वामित्व होता ही है। तो ये निजी स्वामित्व थोड़ा मैं हाईलाइट कर देता हूँ, नहीं हो पा रहा हाईलाइट से इसे, ये हो गया। सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदला गया। इसका मतलब ये है कि जो सामूहिक फार्म थे पहले अब वो सारे निजी हो जाएंगे, यानी किसी की एक पर्सनल व्यक्ति के हाथ में चले जाएंगे। फिर ये पूंजीवादी पद्धति से खेती की जाने लगी। पूंजीवादी पद्धति से खेती का मतलब क्या होगा दोस्तों, क्या खेती के भी अलग अलग तरीके होते हैं क्या? तो हम कहेंगे हाँ होते हैं। तो कैसे, जैसे कि दोस्तों इसमें क्या था कि पूंजीवादी जो पद्धति की खेती होती है उसमें मशीनों का इस्तेमाल अधिक होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। लेकिन जो साम्यवाद तरीके से खेती होती है उसमें मशीनों का इस्तेमाल उतना ज़्यादा नहीं होता, उसमें सामूहिक खेती होती है, यानी कि अधिक से अधिक लोग मिलकर खेती करते हैं। आगे देखो, अब ऐसा माना जाने लगा है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार से ही विकास होगा। अब ये ऐसा मानने लगे क्योंकि पूंजीवाद में यही होता है, व्यापार, कंपटीशन, और वही चीज़ इन्होंने अपना ली। तो अब इन्होंने भी मान लिया कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार होगा तो ही हम विकास कर पाएंगे। आगे अगला पॉइंट है मुक्त व्यापार को अपनाया गया। मुक्त व्यापार यानी कि फ्री ट्रेड, ये पूंजीवाद में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दोस्तों मुक्त व्यापार क्या होता है, यानी जिसमें सीमाओं की कोई बाधा ना हो, बंधन ना हो, यानी एक देश का दूसरे देश के साथ व्यापार होना, इसे मुक्त व्यापार कहा जाता है। तो दोस्तों ये फ्री ट्रेड बनाया गया और अब आपस में व्यापार नहीं करेंगे ये देश, बल्कि इसमें बदलाव ये किया गया कि अब इनका जो व्यापार होगा वो पश्चिम के देशों से होगा, यानी अमेरिका और उनके साथी देशों के साथ। तो दोस्तों ये शॉक थेरेपी थी। शॉक थेरेपी के बाद आपको मैंने ये बताया कि शॉक थेरेपी के तहत उन देशों में क्या बदलाव किए गए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब है इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि देखते हैं दोस्तों, ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि शॉक थेरेपी के क्या परिणाम रहे।
तो इसका मैं नीचे तक दिखाऊँ आपको। मैंने इसके काफ़ी पॉइंट बनाए हैं, 14 पॉइंट बनाए हैं। हालांकि इसके पॉइंट तो और भी बनते अगर मैं छोटे बनाता, पर मैंने कोशिश की है कि 14, 13, 14 तक ही लूँ। और मैंने, अब आप कहोगे कि 6 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो इतने सारे पॉइंट क्यों? तो दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें 6 नंबर का क्वेश्चन अगर आ जाए तो ये 14 पॉइंट लिखने हैं। मैंने सिर्फ अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं ये 14 पॉइंट दे रहा हूँ। इसमें से आपको जो पॉइंट बेहतर लगे आप अपने हिसाब से याद कर लेना, लिख लेना या एग्ज़ाम में लिखना। तो या कहने का मतलब ये है कि हमें नॉलेज अच्छी होनी चाहिए और उसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर देंगे पेपर में। तो देखते हैं दोस्तों कि शॉक थेरेपी के क्या परिणाम रहे। पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई, यानी कि जैसा सोच के इन्होंने शॉक थेरेपी अपनाया था वैसा नहीं हुआ, बल्कि उसका अपोजिट हो गया। पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई, जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। रूस का पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा जो था पहले, मतलब जो सरकार के नियंत्रण में था, अब ये सारा किसके हाथ में जाना था? अब ये प्राइवेट हाथों में जाना था, निजी हाथों में जाना था। यानी ये जो पूरा का पूरा औद्योगिक ढांचा था चरमरा उठा। इसके बाद है दोस्तों अगला, अगर मैं देखूं, महत्वपूर्ण उद्योगों को कम से कम कीमत में बेचा गया। यानी कि जो बहुत इंपॉर्टेंट उद्योग थे जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा थी उसको इतने मामूली दाम में बेच दिया गया। इसीलिए इसको कहा जाता है इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में आ सकता है। इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल तो कहा जाता है, पर इसे क्यों कहा जाता है इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल? तो उसका जवाब होगा इसलिए क्योंकि इस टाइम पे जो महंगे उद्योग थे उनको काफ़ी कम कीमत में बेच दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद दोस्तों आगे अगर मैं बढ़ूँ तो देखूंगा रूसी मुद्रा रूबल। जैसे हर देश की एक मुद्रा होती है उसी तरह से रूस की मुद्रा है रूबल, उसमें गिरावट आ गई। गिरावट आने से क्या हो गया था? महंगाई बढ़ गई थी। और जब दोस्तों महंगाई बढ़ जाएगी तो लोगों की जमा पूंजी जाएगी, यानी जो लोगों ने सेविंग्स कर रखी थी धीरे धीरे वो भी जाने लगी। सामूहिक खेती की प्रणाली ख़त्म हो चुकी थी अब, यानी कि अब खाद्यान्न की सुरक्षा भी नहीं थी उन्हें। खाद्यान्न इनको क्या करना पड़ रहा था दोस्तों? आयात करना पड़ रहा था। अब इन्हें ये चीज़ भी बाहर से खरीदनी पड़ रही थी, खाने पीने की चीज़ें। इनका जो जीडीपी था, सकल घरेलू उत्पाद वगैरह जो था वो गिर गया, यानी कि पहले के मुकाबले कम होता गया। और सरकारी रियायत, आपको याद है अगर आपने मेरा वो पार्ट देखा हो तो मैंने आपको सोवियत संघ की विशेषताओं में बताया था शुरू में कि एक विशेषता ये थी कि वहाँ पे बेसिक जो नीड्स होती हैं उसके लिए वो ज़रूरतें सरकार पूरा करती थी और उनको कम पैसों में उपलब्ध करवाती थी। जैसे शिक्षा हो गया, चिकित्सा हो गया, लोक कल्याण की चीज़ें, ये सारी चीज़ें सरकार कम पैसों में उपलब्ध करवा देती थी। पर दोस्तों अब वही वाली रियायत यानी वही छूट यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। अब जब वो छूट और सब्सिडी रियायत ख़त्म हो जाएगी तो लोगों को ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। अब जब ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे तो लोग गरीब भी होंगे। तो दोस्तों ये सारी समस्याएं, माफिया वर्ग उभर गया था। अमीर और गरीब जो लोग थे उनके बीच में तीखा विभाजन हो गया था, यानी अमीर जो थे वो अमीर होते गए और गरीब जो थे वो गरीब होते गए। तो ये दोस्तों मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक जो मैंने आपको दिखाए हैं 14 पॉइंट मैंने इसके बनाए हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों ये जो जब भी आप मेरी वीडियो अगर देखते हो अच्छे से तो आप नोटबुक ज़रूर रखें अपने साथ, क्योंकि मैंने टू द पॉइंट लिखने की कोशिश करी है। हालांकि मैं इससे भी छोटे पॉइंट बना सकता था, बहुत छोटे पॉइंट, लेकिन मैंने नहीं बनाए क्योंकि मुझे समझाना था। इसलिए अगर मुझे समझाना नहीं होता, खुद के लिए मैं बनाता तो मैं इन्हें और छोटा करके बनाता। तो मैंने क्या करा है कि सभी पॉइंट्स को एक साथ लिखा है, आप भी इनको एक साथ लिख लें। और दोस्तों मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है, अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं हमसे। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दोबारा डाल दूँगा, आप मुझे ऐड मी कह के ऐड मी लिखना है आपको और अपना नाम बताना है और आप कहाँ से हो ये बताना है। फिर मैं आपको ऐड कर लूँगा और आगे से उस ग्रुप में ऐड होने से फ़ायदा आपको ये होगा कि टाइम कम होने की वजह से हर बार यूट्यूब पे आ पाना इतना पॉसिबल नहीं रहता है। तो मैं जो भी नोट्स वगैरह मेरे पास होते हैं, मैं जो लिखता हूँ क्वेश्चन, तो मैं वो सारे व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे शेयर करना बहुत आसान है। तो दोस्तों आप हमसे जुड़ भी सकते हैं।